एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में? जैसे इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करे थे। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देन पार्ट 2 हमारा इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे। फर्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करा था प्लानिंग प्रोसेस। अब आज है हमारी इस चैप्टर की 3rd क्लास। आज इस चैप्टर की हमारी लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो 8 प्लान्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स डिस्कस करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्लान होता क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा आपको फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए आपके दिमाग में जितनी भी तिगड़मबाजी चलती है ना कि यार कंटिन्यूअसली पढ़ाई करती हूँ, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करूंगी तो ये देख के मम्मी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भेज देगी। तो जितनी भी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, जो भी स्पेसिफिक एक्शंस आप कर रहे हो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं। समझ में आ गया? तो प्लान क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। प्लान मतलब मैनेजर्स जो भी स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी स्पेसिफिक काम करते हैं ताकि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लान बोल देते हैं। समझ में आ गया? मतलब प्लान क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि किस तरह से हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम जितने भी स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लान बोल देते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो प्लान होते हैं, प्लान 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल यूज प्लान्स और दूसरे होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स का ही दूसरा नाम है वन टाइम यूज प्लान। क्या बोलते हैं इसे हम? वन टाइम यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का दूसरा नाम है वन टाइम यूज प्लान, यानी कि इन प्लान्स को हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करके हम इन प्लान्स को खत्म कर देते हैं। देखो, सिंगल यूज प्लान्स वो प्लान्स हैं जो इस तरह की सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं। किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम बनाते हैं। ऐसी सिचुएशंस जो बार बार रीअकर नहीं होंगी, ऐसी सिचुएशंस जो बार बार रिपीट नहीं होंगी। समझ में आया? किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हम जो प्लान बनाते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जो बार बार रिपीट नहीं होगी, रीअकर नहीं होगी, उसके लिए जो प्लान बनाते हैं, उस तरह के प्लान्स को बोला जाता है सिंगल यूज प्लान्स, वन टाइम यूज प्लान। समझ में आया? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने कहा बजट। तो देखो, जो बजट होता है वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन का इस साल का सेल्स बजट, तो ये इस साल की सेल्स का बजट है। अगली साल की सेल्स के लिए हम अलग बजट प्रिपेयर करेंगे। तो सिंगल यूज प्लान्स कौन से प्लान्स हैं? जो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं, यूनिक सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस जो बार बार रिपीट नहीं होंगी, रीअकर नहीं होंगी। जैसे ही सिचुएशन खत्म हुई, इन प्लान्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इन प्लान्स को हम खत्म कर देते हैं। समझ में आ गया? वहीं स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं रिपीट यूज प्लान्स। कौन से प्लान? रिपीट यूज प्लान। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे प्लान्स जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान है, इन प्लान्स को हम बार बार यूज करेंगे। ये प्लान्स ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाई जाती हैं जो सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं, जो सिचुएशंस बार बार रीअकर होती है। तो इन प्लान्स को भी हम बार बार यूज करते हैं। इनका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, इन प्लान्स को हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। इस तरह के प्लान्स को बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं कहती हूँ पॉलिसी। अब देखो, पॉलिसी का मतलब है, पॉलिसी का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पर सामान नहीं बेचता, मतलब उधार पर सामान नहीं बेचता। अब जब भी कस्टमर माल खरीदने के लिए आएगा, हर बार हम सेम पॉलिसी अप्लाई करेंगे कि नो क्रेडिट सेल पॉलिसी है, हम तो भाई उधार पर सामान बेचते ही नहीं। तो ये स्टैंडिंग प्लान है, आप रिपीटेडली इस चीज को यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। स्टैंडिंग प्लान है, हर एम्प्लॉय पर अप्लाई होगा कंटिन्यूअसली, हर बार ये चीज रिपीट होगी, हर बार ये जो रूल है, ये रूल क्या होगा? अप्लाई होगा। तो समझ में आ गया? सिंगल यूज प्लान्स वन टाइम यूज प्लान्स है जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही सिचुएशन खत्म, हम उस प्लान को भी क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।
लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स है जो ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं जो सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं। इन प्लान्स को भी हम रिपीटेडली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी हो गई कि नो क्रेडिट सेल पॉलिसी है, फिक्स्ड प्राइस की पॉलिसी है, जब भी कस्टमर आएगा हर बार वो पॉलिसी अप्लाई होगी कि भाई एक दाम है, नो बार्गेनिंग। रूल हो गया कि यहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, वो चीज बार बार अप्लाई होती है। करेक्ट हो गया। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है सिंगल यूज प्लान। अभी मैंने बता दिया कौन से प्लान है, वन टाइम यूज प्लान है। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। ये प्लान्स ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं जो सिचुएशंस फ्यूचर में बार बार रिपीट नहीं होती। नॉन रिकरिंग सिचुएशंस के लिए हम इन प्लान्स को बनाते हैं, यूनिक सिचुएशंस के लिए हम इन प्लान्स को बनाते हैं। अब इन प्लान्स की ड्यूरेशन क्या होगी, तो देखो ड्यूरेशन जो होती है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करती है कि किस चीज के लिए आप प्लान बना रहे हो। ड्यूरेशन एक दिन की भी हो सकती है इस प्लान की, इन प्लान की ड्यूरेशन एक वीक की भी हो सकती है, कपल ऑफ वीक्स की भी हो सकती है, इवन महीनों की भी हो सकती है। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। और सिंगल यूज प्लान के अंदर हमारे बजट आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा सेल्स का बजट। तो इस साल की सेल्स का बजट है, अगली साल की सेल्स के बजट के लिए हम अलग प्लान बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम हो गया। अब प्रोग्राम एक बहुत बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हो, बहुत बड़ी चीज है ना, इसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। अब नया डिपार्टमेंट खोलना ये एक स्पेसिफिक एक्शन है, एक स्पेसिफिक काम है। आप आए दिन नया नया डिपार्टमेंट नहीं खोलते हो, ये सिंगल यूज प्लान है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो ये चीजें क्या है, सिंगल यूज प्लान से आप इन चीजों को बार बार नहीं करते। समझ में आ गया। फीचर्स क्या है, सिंगल यूज प्लान्स को हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं। ये जो प्लान्स होते हैं ये स्पेसिफिक सिचुएशंस, यूनिक सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही सिचुएशन खत्म होती है हम हमारे प्लान को भी क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और हर बार नई सिचुएशंस के लिए नया प्लान बनाया जाता है। इस साल की सेल्स का लिए अलग बजट है, अगली साल की सेल्स के लिए अलग बजट होगा। तो हर बार अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए जाते हैं। क्या है ये, वन टाइम यूज प्लान। समझ में आ गया। कौन कौन से प्लान आते हैं इसमें, एक हमारा बजट आता है, प्रोग्राम्स आते हैं और प्रोजेक्ट्स आते हैं। सेकंड है हमारे पास में स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान कौन से प्लान है, अ स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी एक्टिविटीज जो बार बार रिपीट होती हैं, रीअकर होती हैं, उसके लिए जो हम प्लान्स बनाते हैं उस तरह के प्लान्स को क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग प्लान। इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। बिल्कुल, स्टैंडिंग प्लान्स कौन सी सिचुएशंस के लिए बनाए जा रहे हैं, जो सिचुएशंस बार बार रिपीट होंगी। तो कहीं ना कहीं इन प्लान्स की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मक्खन तरीके से काम होता है, स्मूथ तरीके से काम होता है। यानी कि जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो सारा का सारा काम कैसे होता है, एफिशिएंसी के साथ में काम होता है। अब देखो ये प्लान जो है वो कंटिन्यूअसली बार बार यूज में आते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। फिर भी कई बार अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई तो इन प्लान्स को हम हल्का फुल्का मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लान्स के अंदर हल्के फुल्के हम चेंजेस कर सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान में हमारी पॉलिसी आ जाती है। जैसे पॉलिसी के लिए मैंने आपको बोला नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी क्रेडिट यानी कि उधार पर सामान नहीं बेचता। तो जब भी हम सेल करेंगे हर बार ये पॉलिसी अप्लाई होगी। स्टैंडिंग प्लान है। प्रोसीजर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। तो हर बार जब भी बच्चा एडमिशन के लिए आएगा हर बार सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। स्टैंडिंग प्लान है। मैथड्स है कि भाई डेप्रीशिएशन कौन से मैथड से कैलकुलेट करा जाए, स्ट्रेट लाइन मैथड से कैलकुलेट करा जाए या फिर WDV मेथड से कैलकुलेट करा जाए। जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब हम सेम मेथड का यूज करेंगे। स्टैंडिंग प्लान है। रूल्स हैं कि भाई स्कूल के अंदर फोन कॉल्स अलाउ नहीं है, फोन अलाउ नहीं है, आपको स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म में ही आना है, आप ऑर्गेनाइजेशन में स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये हर बार अप्लाई होते हैं। ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। तो ये प्लान्स ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं जो रीअकर होती हैं, बार बार देखी जाती हैं। इनका जो पीरियड है वो पीरियड फिक्स नहीं है, स्टेबल नेचर के हैं, ये बार बार बदलते नहीं है। और कहीं ना कहीं इन प्लान्स की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो हम बात करते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिंगल यूज प्लान्स एक बार यूज करे जाते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स बार बार यूज करे जाते हैं।
सिंगल यूज प्लान्स इस तरह की सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं जो सिचुएशंस बार बार रिपीट नहीं होती। स्टैंडिंग प्लान्स उस तरह की सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं जो सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं। जैसे ही सिचुएशन खत्म, हमारा प्रोजेक्ट खत्म, सिंगल यूज प्लान्स को भी हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स को हम एक बार बनाते हैं और बार बार यूज करते हैं। हाँ भाई, अगर सिचुएशन बदल गई तो थोड़ा बहुत इनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लान्स में हमारा बजट आता है, प्रोग्राम आते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट भी हर बार अलग अलग होते हैं। लेकिन स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसीज आती है कि हमारी ये पॉलिसी है, हम तो हर बार यही करेंगे, हमारे ये रूल्स हैं, हम ये मेथड फॉलो करते हैं, हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। देखो, हमारे पास में 8 टाइप्स के प्लान्स होते हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है हमारे पास में स्ट्रैटेजी, थर्ड है पॉलिसीज, फोर्थ है प्रोसीजर्स, फिफ्थ है मेथड, सिक्स्थ है रूल्स, सेवेंथ है प्रोग्राम्स और लास्ट है हमारे पास में बजट्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान। इस 8 टाइप ऑफ प्लान्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। मैं जितने भी आपके नोट्स बनाती हूँ सारे नोट्स एनसीईआरटी से बनाती हूँ। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इनकी एक्सप्लेनेशन है, इनके फीचर्स गिवन नहीं है। लेकिन रेफरेंस बुक जैसे पूनम गांधी वगैरह है उसके अंदर इन सब के फीचर्स भी गिवन है। तो यहाँ पर मैंने आपके फीचर्स भी इंक्लूड करे ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सको। वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आप सब जानते हो, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था, पहला स्टेप ही क्या था, ऑब्जेक्टिव सेट करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन ये चीज अचीव करना चाहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि अगले 6 महीने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है 10% से। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, मकसद है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन ये अचीव करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग प्लान्स में भी नहीं आते, ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान्स में भी नहीं आते। हमेशा याद रखना, ये जो पहली 2 चीजें हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज, ये ना तो स्टैंडिंग प्लान्स में आएंगे, ये ना हमारे सिंगल यूज प्लान्स के अंदर आएंगे। तो समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है जहां पर मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है। ऑब्जेक्टिव्स हर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये क्या है, एंड्स है जिन्हें अचीव करने के लिए सारा का सारा काम किया जाता है। तो फीचर्स क्या क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं व्हाट इज टू बी डन, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग ही क्यों करी जा रही है, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। प्लानिंग करी जा रही है कि यार मम्मी के बर्तन भी धो दूंगी, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करती रहूंगी। ये सब क्यों करा जा रहा है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स एक गाइड का काम करते हैं, क्योंकि प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कहां पहुंचना चाहता है, लिखा है ना, वेयर द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, मैनेजमेंट कहां पहुंचना चाहता है। और जनरली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन सेट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर, सीईओ वगैरह ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। समझ में आ गया। अब यहां पर एक लाइन आपको लिखकर आनी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट से मेरा मतलब है, एस का मतलब है स्पेसिफिक होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से, इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं कि सेल्स को हमें कितने परसेंट से इंक्रीज करना है, 10% से इंक्रीज करना है। ऑब्जेक्टिव्स अटेनेबल होने चाहिए, फियासिबल होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि कागज पर देखने में अच्छे लग रहे हैं, प्रैक्टिकली हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही नहीं कर सकते। रिलेवेंट होने चाहिए, उस चीज से रिलेटेड होने चाहिए, आलतू फालतू ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। और टाइम बाउंड होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से अगले 6 महीने के अंदर, अगले 6 मंथ्स के अंदर। तो ये टाइम बाउंड है कि इस ऑब्जेक्टिव को हमें इतने टाइम में अचीव करना है। समझ में आ गया। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेन मकसद, ऑर्गेनाइजेशन इस फ्यूचर पोजीशन पर फ्यूचर में पहुंचना चाहता है।
सेकंड हमारे पास में आता है स्ट्रैटेजी। देखो मैंने पहले भी बताया था, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी ये दोनों ना तो स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आते हैं, ना हमारे सिंगल यूज प्लान्स के अंदर आते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की? तो स्ट्रैटेजी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब है स्ट्रैटेजी एक डिटेल्ड प्लान होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये एक डिटेल्ड प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। पहला डायमेंशन क्या है? डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये डिसाइड करना। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अपनाएंगे, कौन सा ऑल्टरनेटिव हम अपनाएंगे। कल हम लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ा था, सेकंड थर्ड स्टेप था हमारा। और फिर है कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करेंगे, रिसोर्सेज को हम किस तरह से स्पेंड करेंगे। ये तीनों चीजें किसके अंदर आती हैं? स्ट्रैटेजी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, स्ट्रैटेजी के 3 डायमेंशंस है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ये देखना कि हम कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अपनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और हम रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट करेंगे, स्पेंड करेंगे। अब जब भी मैनेजर स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम पर उनके लिए जरूरी होता है कि वो बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करें कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजी है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी है कि यार वो एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के बेचता है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, इस तरह से वो मार्केट में अंदर अपना शेयर इंक्रीज कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। सरकार क्या पॉलिसी लेकर आई है, रूल्स रेगुलेशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कानून में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। प्रॉपर एनवायरनमेंट को स्कैन करके एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी क्या है कि हम कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज करेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कैसे कराएंगे, टीवी में कराएंगे, न्यूज़पेपर में कराएंगे, होर्डिंग्स वगैरह लगाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट का सेल्स प्रमोशन टेक्निक कैसी होगी, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, फ्री सैंपल्स ऑफर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। समझ में आ गया? तो क्या है ये? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, एक डिटेल्ड प्लान है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब एक ब्लूप्रिंट है, इसके दायरे में रह के ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर्स को गाइड करती है। स्ट्रैटेजी हमेशा कैसे डिसाइड करते हैं? हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है तो हम ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की हेल्प से ही हम फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। ब्रॉड काउंटर्स है, यानी कि इसके दायरे में रह के मैनेजर्स काम करते हैं, बिजनेस काम करता है। बिजनेस जितने भी काम करता है स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखकर करता है, मतलब कुल मिला के एक ब्लूप्रिंट है, इसको दिमाग में रखकर काम करा जाता है। और इसी से ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी फॉर्म होती है। जैसे जूडियो आप सब जानते होंगे, तो जूडियो के दिमाग के अंदर एक आइडेंटिटी है ना कि जूडियो के अंदर सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सस्ते में कपड़े मिल जाते हैं, और क्वालिटी भी कहीं ना कहीं जूडियो के कपड़ों की अच्छी है। तो एक आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। अब एक आइडेंटिटी ये भी फॉर्म हो गई कि यार ये जो जूडियो वाले कपड़े कहीं ना कहीं कॉमन है, हर चौथा आदमी पहना हुआ दिख जाता है। तो स्ट्रैटेजी की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी फॉर्म होती है। जैसे डीमार्ट की स्ट्रैटेजी है, वो प्रोडक्ट को सस्ते में बेचता है, तो एक आइडेंटिटी फॉर्म हो गई ना कि डीमार्ट में ये चीज सस्ती मिल जाएगी। It includes decisions like whether the organization will continue in same kind of business or combine new lines of activities. और स्ट्रैटेजी से ही हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम तरह का बिजनेस ही करेगा, या फिर वो कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाला है, किसी नई चीज में भी घुसने वाला है। सब कुछ का पता किससे चलता है? स्ट्रैटेजी से। दो समझ में आ गए, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी दोनों सिंगल यूज प्लान भी नहीं है और स्टैंडिंग प्लान भी नहीं है। थर्ड हमारे पास में आता है पॉलिसी। पॉलिसी का देखो सिंपल सा पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ। नो क्रेडिट सेल पॉलिसी मैंने पहले भी बताया था, हम उधार पर सामान नहीं बेचते। या फिर फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी, लिखा हुआ होता है ना दुकान के गेट पर या फिर अंदर घुसते हुए एक दाम, कि भाई एक दाम है, फिक्स प्राइस, आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में डील करने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद जो तरीका अपनाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलिसी। पॉलिसी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का खुद का जनरल रिस्पॉन्स। और पॉलिसी सब पर लागू होती है। जनरल रिस्पॉन्स है हर कस्टमर, हर एम्प्लॉय पर लागू होगी। ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील करता है, और पॉलिसीज को दिमाग में रखकर ही मैनेजर्स काम करते हैं। और पॉलिसी किसके अंदर आती है? स्टैंडिंग प्लान के अंदर।
तो पॉलिसीज किस पर बेस्ड हैं? ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड हैं। गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, जब मैनेजर्स स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब वो पॉलिसीज को दिमाग में रखेंगे। पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का कस्टमाइज्ड, खुद का बनाया हुआ तरीका है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील करता है। कि कस्टमर बोलता है उधार पर सामान बेच दो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने डील करने के लिए पॉलिसी बना दी। समझ पा रहे हो? कस्टमर बार्गेनिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन ने डील करने के लिए पॉलिसी बना दी। तो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसके दायरे में रहकर मैनेजर्स अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 3 समझ में आ गए। फोर्थ हमारे पास में आता है प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये किसके अंदर होते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होते हैं कि पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। ये क्या होता है? प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म लोगे और उसे फिल करोगे, फिर उसे आप क्या करोगे? डिपॉजिट करवाओगे। इसके साथ में आपको एक अमाउंट पे डिपॉजिट करवाना पड़ता है। उसके बाद में स्कूल वाले आपका रिटन टेस्ट लेते हैं। रिटन टेस्ट आपका चेक होता है। उसके बाद में अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आजकल तो स्कूल के अंदर इंटरव्यू भी होते हैं, और आपका इंटरव्यू क्या, साथ साथ में आपके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। उसके बाद में प्रॉपर एक कट ऑफ लिस्ट वगैरह निकलती है, रिजल्ट वगैरह आता है, देन आपको फी सबमिट करानी है, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, इस तरह से। तो प्रोसीजर का मतलब है रूटीन स्टेप्स हैं। डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए जो रूटीन स्टेप्स फॉलो करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। दे टेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। कोई भी जो पर्टिकुलर काम है वो एग्जैक्टली किस तरीके से होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। और जनरली इनसाइडर्स के लिए होते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह के लिए होते हैं कि किस किस तरह से आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। जनरली इनसाइडर्स के लिए होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि पहले ये स्टेप फॉलो करो, फिर ये स्टेप फॉलो करो, फिर ये स्टेप्स फॉलो करो। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी अंडरटेकन टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रोसीजर्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, गोल्स को अचीव कर सके, और हमारी पॉलिसी वगैरह को एग्जीक्यूट कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी डन। प्रोसीजर बताता है कि किसी भी एक्टिविटी को आपको एग्जैक्टली कौन से तरीके से करना है। तो प्रोसीजर के अंदर याद रखना लंबे चौड़े स्टेप्स होते हैं, याद रहेगा, जैसे स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर होता है। फिर हमारे पास में आता है, अच्छा देखो प्रोसीजर भी किस में आएगा हमारा? प्रोसीजर भी हमारा स्टैंडिंग प्लान में आएगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए है। जब जब स्कूल में एडमिशन होगा बार बार सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, तो सिंगल यूज प्लान नहीं है, ये क्या है? स्टैंडिंग प्लान है। नेक्स्ट है हमारे पास में मेथड। अब देखो प्रोसीजर के अंदर हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेप को किस तरह से परफॉर्म करना है, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके लिए भी तो अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड। कि प्रोसीजर के अंदर तो बहुत सारे स्टेप्स आ रहे थे, अब किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप, प्रोसीजर के अंदर हमारे पास में मान लो 4 स्टेप्स है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप को हम कैसे करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर स्टेप को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेप, उस पर्टिकुलर टास्क को करने का एक जो सिस्टमैटिक तरीका होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड। तो मेथड प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखते हुए किसी भी पर्टिकुलर जॉब को किस तरह से परफॉर्म करना है, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से करना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड। एक सिस्टमैटिक तरीका होता है कि किसी भी जॉब को हम इस तरीके से करें, एक सिस्टमैटिक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो डेप्रीशिएशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेप्रीशिएशन आप WDV मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले से डिसाइड करना कि डेप्रीशिएशन कौन से मेथड से कैलकुलेट करा जाएगा। समझ में आ गया? किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का एक जो सिस्टमैटिक, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। मेथड जो होता है वो टास्क टू टास्क वरी करता है, हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मेथड्स हमारे पास में है। और जब हम राइट मेथड चूज करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड चूज करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी बचता है, कहीं ना कहीं पैसा भी बचता है, और काम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। समझ में आ गया? तो प्रोसीजर के अंदर तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेप, किसी पर्टिकुलर टास्क को हम कौन से तरीके से करें, उसे करने का जो सिस्टमैटिक तरीका होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
मेथड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में रूल्स। रूल्स बहुत ही आसान सा है। रूल्स का सिंपल सा मतलब है, जैसे स्कूल के रूल्स होते हैं कि स्कूल के अंदर आप फ़ोन लेकर नहीं आ सकते, स्कूल के अंदर आपको टाइम पर ही आना है, टाइम पर ही जाना है, स्कूल के अंदर आपको प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही आनी है। ये क्या है? रूल्स है। तो रूल्स बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक एक्शंस एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं और कौन कौन से स्पेसिफिक एक्शंस एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते। रूल स्पेल आउट स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रूल्स। कि आप ऑर्गेनाइजेशन में स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये रूल है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा, ये रूल है। आपको पर्सनल फ़ोन कॉल्स ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ नहीं है, ये क्या है? रूल्स हैं। तो जो रूल्स होते हैं वहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रूल्स के लिए तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी डिस्क्रिशन नहीं होता। रूल्स तो आपको एज इट इज़ फॉलो करने ही पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आपने किसी एम्प्लॉय ने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। और अगर रूल्स होंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा, रूल्स नहीं होंगे तो डिसिप्लिन भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग नहीं कर सकते, पर्सनल फोन कॉल्स नहीं ले सकते, तो ये सबके लिए होते हैं। अगर किसी ने फॉलो नहीं करा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। रूल्स बताते हैं व्हाट टू डू, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। रिजिड और कंपल्सिव नेचर के हैं, आपको रूल्स को एज इट इज फॉलो करना ही पड़ेगा। और रूल्स भी बार बार रिपीट होते हैं, सबके लिए होते हैं। तो रूल्स भी किसके अंदर आते हैं? हमारे स्टैंडिंग प्लान के अंदर। हर बार अप्लाई होता है ना रूल, ऐसा थोड़ी ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं। और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है। रूल्स आप सबको समझ में आ गए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉलो नहीं करेंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो रूल्स क्या है? सबसे सिंपल तरह का प्लान है। फिर आता है हमारे पास में प्रोग्राम्स। देखो, प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप कुछ नया कर रहे हो, मान लो आप कोई नया डिपार्टमेंट खोल रहे हो, या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप कोई शॉपिंग मॉल वगैरह खोल रहे हो, वो एक जो बड़ी चीज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स। डिटेल्ड स्टेटमेंट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर जो भी हम चीज करने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करते हैं कि हमारा मकसद क्या है। अगर हम एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है। उससे रिलेटेड पॉलिसीज भी हम डिसाइड करते हैं, उससे रिलेटेड सारे प्रोसीजर भी हम डिसाइड करते हैं कि किस किस तरह से रूटीन जॉब्स होंगी, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, सारे रूल्स भी हम डिसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में भी सोचते हैं, कौन कौन सी मशीनरी वगैरह लगेगी, कितना पैसा लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने लेबर लगेंगे, किस तरह के लेबर लगेंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? प्रोग्राम के अंदर। मतलब आप कुछ बड़ा करने वाले हो, जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, कोई नया डिपार्टमेंट खोल रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। तो डिटेल्ड स्टेटमेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, प्रोसीजर्स भी आते हैं, पॉलिसीज भी आती हैं और रूल्स भी आती हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, इसमें चारों चीजें आ जाती है हमारी। ये अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है। कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम होता है। हर तरह की एक्टिविटीज आ जाती है, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स आ गए, पॉलिसीज आ गए, प्रोसीजर्स आ गए, रूल्स आ गए, सब कुछ आ जाता है। मतलब माइन्यूट डिटेल प्रोग्राम के अंदर हर छोटी से छोटी डिटेल भी मेंशन होती है, माइन्यूट डिटेल्स तक यहाँ पर मेंशन होती हैं। लास्ट है हमारे पास में बजट। बजट बहुत ही सिंपल सा है। मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो सामने वाला सिंपल सा पूछता है बजट कितना है, मतलब कितने तक का फोन चाहिए, 15,000 तक का फोन चाहिए। तो जब भी आप किसी चीज को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हो, नंबर्स में एक्सप्रेस कर देते हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? बजट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कहा सेल्स का बजट है कि 1 लाख यूनिट सेल करनी है। कितनी यूनिट सेल करनी है? 1 लाख यूनिट सेल करनी है और हर यूनिट की प्राइस होगी 20 रुपए। मतलब इस साल का सेल्स बजट हो गया 20 लाख रुपए। समझ आ गया? इस साल का सेल्स बजट हो गया 20 लाख रुपए। 1 लाख यूनिट सेल करनी है, हर यूनिट की प्राइस है 20 रुपए, तो इस साल का सेल्स बजट हो गया 20 लाख रुपए। तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मकसद को नंबर्स में एक्सप्रेस कर देते हो, उसे हम बजट बोल देते हैं। तो बजट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को, कि ये आप चाहते हो, ये आपका मकसद है, उसे आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कि फैक्ट्स और फिगर्स को आप क्वांटिफाई कर रहे हो, क्वांटिटी में बता रहे हो। जैसे मैंने आपको सेल्स बजट का
एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये सेल्स बजट है, ये आपने साल के शुरुआत में डिसाइड करा है कि इस साल हम 1 लाख यूनिट सेल करेंगे, हर यूनिट 20 रुपए की होगी, तो हमारी सेल्स होंगी 20 लाख। ठीक है, तो ये आपने एडवांस में डिसाइड करा है। जो एडवांस में हम डिसाइड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा टारगेट है। फिर एक्चुअल काम होगा हमारा, तो एक्चुअल काम को हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड का काम करता है जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। फिर कंपेयर करके डेविएशंस फाइंड आउट करे जाते हैं, जो कल मैंने आपको बताया था। सारे फ्यूचर फैक्ट्स और फिगर्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हर लेवल के मैनेजर्स जो हैं वो बजट बनाते हैं अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो बजट्स प्रिपेयर करते हैं। कंट्रोलिंग डिवाइस है, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाएगा। और अगर कोई डिफरेंस आया, एक्चुअल सेल्स मान लो 20 लाख की हमने सोची है, एक्चुअली 18 लाख की ही हुई, तो डेविएशन आ रहा है, 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। फिर हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग के लिए एक बेस का काम करता है। समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स, दोनों के फीचर्स भी हम लोगों ने देख लिए। मैंने पहले भी बताया है, एनसीईआरटी में किसी भी चीज के फीचर्स गिवन नहीं है, एक साथ पैराग्राफ में सारी चीजें गिवन है। एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं आपके, लेकिन फीचर्स मैंने आपके पूनम गांधी से भी लिख दिए हैं ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। उसके बाद में हम लोगों ने 8 टाइप्स के प्लान्स को डिस्कस करा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड रिजल्ट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, गोल होता है। स्ट्रैटेजी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड प्लान है। पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है कि वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील करता है। प्रोसीजर के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं। उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में से किसी भी पर्टिकुलर स्टेप, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करा जाए, उसके लिए जो सिस्टमैटिक तरीका होता है उसे हम मेथड बोलते हैं। रूल्स बताते हैं, स्पेसिफिक एक्शंस जो परफॉर्म करने हैं और जो परफॉर्म नहीं करने, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं, कंपल्सिव होते हैं। प्रोग्राम मतलब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, कोई नया डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोग्राम हो गया। और बजट मतलब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। जब भी हम हमारे एंड रिजल्ट्स, हमारे गोल्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बजट। और ये बजट जो है वो एक बेस का काम करता है जिसके बेसिस पर हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब बीएसटी की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। और लग रहा है लेक्चर यूजफुल था, डिटेल में सारी चीजें कवर हो गई। देन प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और जितने भी नोट्स है, ये सारे नोट्स जैसे मैंने आपके मैक्रो के और इंडियन इको के सारे नोट्स एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए, फुल कोर्स के, पूरी पूरी किताब के, उसी तरह से बीएसटी के भी मैं सारे नोट्स एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगी। गिव मी सम टाइम। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।